Hi guys, what's up? Thank you so much for watching my channel, The Witty Turtle. And today we are going to start a new chapter that is standard costing. So ये वाला जो chapter है, this is very important. अगर हम लोग exam point of view से और practical point of view से देखें तो this chapter is very important. क्योंकि इस chapter से generally आपको 7 to 8 marks का numerical आता है group 1 paper 8 में, और group 2 paper 10 में भी इससे काफ़ी around 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली हमें ये पढ़ना होता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसका एक हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट फिक्स करते हैं, और जो एक्चुअल कॉस्ट हम लोग इनकर करते हैं वाइल एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दैट, उस टाइम उन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं. किसको? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट. लेट्स से हम लोग 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग लेट्स से 5 रुपीज़ इनकर कर रहे हैं, राइट? ये हम लोग का स्टैंडर्ड है. लेकिन अगर वो 7 रुपीज़ हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस केस में हम लोग का जो डिफरेंस आ रहा है 2 रुपये का स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में, दैट इज़ नोन एज वेरिएंस. और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली वही पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The predetermined cost that is calculated at the management standards of efficient operations and the relevant necessary expenditure is known as what? Standard cost. So यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? फर्स्ट बोल रहा है यहाँ पर कि it is a predetermined cost. आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही ये कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं. और ये ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैनेजमेंट के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स अगर एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं और रेलेवेंट एक्सपेंडिचर्स भी वो लोग इनकर करते हैं, तो उस केस में वो लोग टोटल जितना कॉस्ट इनकर करते हैं दैट इज़ नोन एज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट. So basically it is the cost calculated when all people are working at their utmost capacity. मतलब क्या है? वो लोग अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, राइट? वर्किंग एट देयर utmost कैपेसिटी. लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचे तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग हैं, ऑल द पीपल, ऑल द वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, इन अ कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग हमेशा ही अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करें. ये तो पॉसिबल है ही नहीं. तो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में एक कंपैरिजन करने की ज़रूरत आई. सो यहाँ पर बोल रहा है ऑल पीपल आर वर्किंग एट देयर अटमोस्ट कैपेसिटी. ऐसा हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, राइट? देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट. अगर सब लोग अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करेंगे तो उस केस में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपका एक्सपेंडिचर आएगा दैट विल बी नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट. लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऑप्टिमम एफिशिएंसी जो है ये हमेशा ही रहे, ऑल द टाइम एग्जिस्ट करे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. सो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को और क्या कहा जाता है? अज्यूम्ड कॉस्ट. अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, इसलिए इसको बोला जाता है अज्यूम्ड कॉस्ट. और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, लेबर कॉस्ट की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स होते हैं, लाइक वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फिर आपका जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा ही है लेबर कॉस्ट में. तो इन सारे जो फैक्टर्स होते हैं, इन सब को इवैल्यूएट करके क्या डिटरमाइन किया जाता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट. किसी भी कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, राइट? सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करने का टेक्निक होता है दैट इज़ वेरी साइंटिफिक, है ना? ऑब्वियसली बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो बहुत ही साइंटिफिक मैनर में ये निकाला गया है. नेक्स्ट इज़ व्हाट? नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट. हम लोग ये तो बोलते हैं कि चलो ये इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और एक होता है कि हाँ ये इसका स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट है. सो हम लोग सुनने में तो दोनों सेम इक्वली लगता है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है. सो व्हाट इज़ एस्टिमेटेड कॉस्ट? कितना होगा, दैट इज़ योर एस्टिमेटेड कॉस्ट. लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? वो कितना होना चाहिए.
इट विल बी हाउ मच, विल बी अगर आता है तो दैट इज नोन एज योर एस्टिमेटेड कॉस्ट, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट है कितना होना चाहिए, द कॉस्ट शुड बी हाउ मच, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है ये क्यों यूज होता है। जनरली बहुत सारे केसेस में हम लोग जब प्राइस को फिक्स करते हैं पहले से ही, प्राइस फिक्सेशन इन एडवांस अगर किया जाता है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ये हम लोग, इसका जो मेन पर्पस है दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता रहना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है दिस इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ पास्ट एक्चुअल फिगर्स। जो पास्ट आपका जो भी आपका पास्ट रिकॉर्ड्स है उसमें से जो आप एक्चुअल फिगर्स लाते हैं उन सब का एक एवरेज, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, बहुत सारे स्टडी करके, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, ये सारे साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके साइंटिफिक बेसिस पे जो प्लान्ड कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो दिस इज अ प्लान्ड कॉस्ट, और ये क्या है, ये है आपका एक्चुअल फिगर्स पे बेस्ड कॉस्ट। और ये हम लोग कैसे निकालते हैं, साइंटिफिक बेसिस पे बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके ये हम निकालते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, इट्स सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब क्या है, जो भी हम लोग, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसको जब हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उस केस में किन किन चीज़ों को हमें कंसिडरेशन में लेना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट बोल रहा है स्टडी ऑफ द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसर्न। जैसे कि हम लोग किस मेथड में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, फिर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनका जो लाइन ऑफ असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब जैसे कि मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, ये है हम लोग का टेक्निकल एस्पेक्ट। फिर लाइन ऑफ असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है, दैट इज़ योर ऑपरेशनल एस्पेक्ट। तो जब भी हम लोग कोई भी कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट, और यही एस्पेक्ट्स जो हैं यही कभी कभी वैरी करते रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट का भी उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम एंड द कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फॉर्म्स इन यूज, राइट। सो दिस मीन्स आपका अभी जो एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम है, अभी आप जिस कॉस्टिंग सिस्टम में हो उस चीज़ का एक प्रॉपर रिव्यू करना और आपके पास जितने भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उनका एक थरो स्टडी करना। उससे क्या होता है, आपका जो भी स्टैंडर्डाइज करना होता है जिस भी प्रोडक्शन कॉस्ट को, उसको आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये आपके थॉट प्रोसेस में क्लियर हो जाता है। थर्ड बोल रहा है और क्या हमें ध्यान में रखना है, द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज टू बी यूज्ड। मतलब किस टाइप का हम लोग स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, लाइक क्या ये करंट होगा या फिर ये बेसिक होगा या फिर ये नॉर्मल स्टैंडर्ड होगा। और अब ये सवाल आता है कि ये जो करंट, बेसिक एंड नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्ट ये हम किस बेसिस पे तय करेंगे। इसको स्टडी करने के दो टाइप के फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट है विच इज़ वेरी इफेक्टिव, विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर कॉस्ट कंट्रोल, ये आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंड फैक्टर क्या है, वेदर द स्टैंडर्ड्स विल बी मर्ज्ड इन द अकाउंटिंग सिस्टम और केप्ट आउटसाइड द अकाउंट्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा, राइट। तो आपको इन दो चीज़ों को ध्यान में रख के आपका जो भी स्टैंडर्ड है, आपको जो भी स्टैंडर्ड यूज करना है उसको इन तीन टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स सो दैट वेरिएंसेस मे बी डिटरमाइंड इन द मैनर डिजायर्ड। जब भी आप कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट्स का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन, उनको प्रॉपरली सॉर्ट आउट करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी आपके वेरिएंसेस आएंगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करने के बाद, जो भी आपके वेरिएंसेस आएंगे वो उस मैनर में आना चाहिए जैसे मैनर में आपने पहले से सोच के रखा है। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सो
सो ये बोल रहा है क्योंकि जब भी हम लोग कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं और एक्चुअल में उससे थोड़ा वेरी करता है जो एक्चुअल कॉस्ट है, तो वो जो वेरिएंस आता है, वो वेरिएंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो अल्टीमेटली किसी डिपार्टमेंट पे या फिर किसी मैनेजर पे, किसी इंडिविजुअल पे ही आता है। तो इसीलिए हमें जब भी हम लोग अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स करके रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ स्टॉक वैल्यूएशन। ये बस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी भी कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो क्या बताता है, हमें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बताता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इस पर्टिकुलर डेट पे कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन क्या है ये हमें बैलेंस शीट बताता है। सो यहाँ पर बोल रहा है स्टॉक्स वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड एट एक्चुअल कॉस्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। राइट, जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में तो पढ़ा ही होगा कि आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक को किस बेसिस पे लेना है, एक्चुअल कॉस्ट और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। राइट, सो यहाँ पर भी बेसिकली आपको वही बताया है। आप लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। हमने ये देखा था कि एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है, ये हम लोगों ने देखा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। राइट, स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपके पास होगा तो आप एक बजट बना सकते हैं। राइट, और बजटरी कंट्रोल में क्या बोल रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट कॉस्ट एडजस्टेड फॉर एंटिसिपेटेड फ्यूचर चेंजेस। सो बजटरी कंट्रोल में हम लोग क्या करते थे, आप लोग अगर मेरा बजटरी कंट्रोल का सारा क्लासेस कर चुके हैं तो ये आपको समझ में आएगा कि हमें पिछले कुछ सालों का कॉस्ट रिकॉर्ड्स गिवन रहता था, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करके, थोड़ा बहुत ट्रेंड डाल के हम लोग उसको एंटिसिपेट करते थे करंट ईयर के लिए, राइट, आने वाले ईयर के लिए। सो बजटरी कंट्रोल में वो होता है कि हम लोग पास्ट रिकॉर्ड्स को देख के उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाके उसको फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल करते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये होता है, ये हेल्प करता है हमें किसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को प्रिपेयर करने में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ना, ये एक यूनिट कॉन्सेप्ट है। राइट, एक यूनिट को बनाने के लिए आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है, ये एक यूनिट का कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ अ यूनिट कॉन्सेप्ट। लेकिन बजट जब हम लोग बनाते हैं, दिस इज़ अ टोटल कॉन्सेप्ट। हम लोग ऐसे नहीं बनाते कि एक यूनिट का कितना होगा, हम लोग मोस्ट ऑफ द बजट्स हम लोग टोटल ही बनाते हैं। और जहाँ पर हम लोग पर यूनिट का निकालते भी हैं, उस केस में भी हम लोग उसके साथ साथ टोटल का भी बनाते हैं। सो इट इज़ अ यूनिट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ अ टोटल कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, मिनिमम टारगेट्स टू बी अटेन्ड बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस एट स्पेसिफाइड एफिशिएंसी। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है ना, हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए। राइट, कि मिनिमम ये हम लोग मिनिमम टारगेट हम लोग सेट करते हैं टू बी अटेन्ड बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम लोग एक्चुअली जब परफॉर्म करेंगे एक स्पेसिफाइड एफिशिएंसी पे, लाइक 50% या 60% एफिशिएंसी पे अगर हम लोग एक्चुअली परफॉर्म करेंगे, तो जितना आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है उतना आपका मिनिमम अचीव होना ही चाहिए। राइट, लेकिन बजटरी कंट्रोल क्या है, इट इज़ द सीलिंग or maximum limit above which the actual expenditure should not rise. जनरली क्या होता है ना, बजट वही होता है कि हाँ हम लोग जैसे बोलते हैं हम लोग आज शॉपिंग करने जा रहे हैं और हमारा बजट 2000 है, मतलब क्या है, हम लोग 2000 के अंदर ही सारा जो है शॉपिंग करेंगे, 2000 से ऊपर हम लोग नहीं करेंगे। और स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इज़ मैं जनरली 200 रुपीज़ का शॉपिंग करती हूँ, तो वो क्या है, वो आपका मिनिमम है। मिनिमम तो इतना होता ही है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि बजटरी कंट्रोल क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट जिसके ऊपर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जा ही नहीं सकता है ना। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है
स्टैंडर्ड कॉस्ट आर द पॉइंटर्स टू फर्दर पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स, राइट। क्योंकि ये मिनिमम टारगेट है तो हमारे पास ऑब्वियसली थोड़ा अपना इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा अपना जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास स्कोप है। तो इसीलिए दीज आर द पॉइंटर्स टू फर्दर पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल है हमारे पास, ये चीज़ें हम लोग को स्टैंडर्ड कॉस्ट से पता चलती है। लेकिन बजट क्या है? बजट आर द इंडाइसेस। ये एक इंडेक्स है जिससे के साथ अगर आप अडियर करके रहोगे तो ये आपके बिजनेस को डिफिकल्टीज से दूर रखेगा। बजट क्यों? क्योंकि बजट है आपका मैक्सिमम लिमिट। अगर आप मैक्सिमम लिमिट के बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है वो रिस्क में जा रहा है। लेकिन अगर आप बजट के साथ अडियर करके रहोगे तो मतलब इसके नीचे ही अगर आप रहोगे तो आपका जो बिजनेस है ये किसी रिस्क में नहीं जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। 5th पॉइंट में क्या बोल रहा है? It is related, standard costing is related to the function of production and the related manufacturing cost, right? Standard cost क्या है? ये basically आपका जो manufacturing and production इसी से ही related है, इसी के ही इर्द गिर्द रहता है जो standard cost है। It is related to function of production and related manufacturing cost, right? और budgetary control क्या है? Budgetary control is related to all the functions and all the activities of a concern. ये not only production पे focus करता है but बाकी सारे aspects पे भी, बाकी सारे activities पे भी ये focus करता है। It is related to all the functions and activities of a concern like production, purchase, research and development, selling and distribution और ऐसे ही capital utilization, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस पे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ पे के साथ ये रिलेटेड रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटरी कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ का थोड़ा एडवांटेजेस रहता है और थोड़ा सा लिमिटेशंस भी रहता है। सो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एडवांटेजेस में फर्स्ट क्या बोल रहा है? दिस एस्टैब्लिशेस यार्डस्टिक्स अगेंस्ट विच द एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, राइट। ये ना हमारे लिए एक बेस सेट कर देता है, एक यार्डस्टिक एस्टैब्लिश कर देता है जिसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगी कौन सा लाइन बड़ा है तो आप ये वाला कहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंपेयर करने के लिए एक और यार्डस्टिक है, एक और बेस है आपके पास जिसके साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये एंड ये है आपका एक्चुअल कॉस्ट। आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यार्डस्टिक या फिर एक बेस की तरह काम करता है जिसके साथ आप एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हो और उसका वेरिएंस वगैरह जो भी आपको निकालना है आप निकाल लेते हो। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है द स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड इंसेंटिव एंड मोटिवेशन टू वर्क विथ ग्रेटर एफर्ट एंड विजिलेंस फॉर अचीविंग द स्टैंडर्ड, राइट। तो ये बोल रहा है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हो ना कि हाँ मिनिमम तो इतना ही टारगेट होना चाहिए हमारा, तो उस केस में क्या है ना, ये आपको मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन देता है काम करने के लिए, सो दैट आप लोग जैसे भी करके वो मिनिमम टारगेट तक एटलीस्ट पहुंच जाएं। दिस ऑल्सो इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑल अराउंड। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? एट द वेरी स्टेज ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड्स सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मेथड्स एंड ऑपरेशंस आर इफेक्टेड, राइट। आप जैसे ही आप स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, मेथड्स हैं या ऑपरेशंस हैं वो सब भी अफेक्टेड होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग उसको एक स्टैंडर्डाइज करते हैं और मतलब ये अच्छे तरीके से पॉजिटिवली अफेक्ट होते हैं। और उसके साथ साथ जो भी आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल है, ये सब एलिमिनेट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आप लोग एक प्रॉपर मैनेजरियल प्लान बना सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली आप हर चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं और हर डिवीजन को आप बेनिफिट दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कॉस्टिंग प्रोसीजर इज सिंप्लीफाइड,
देयर इज़ अ रिडक्शन इन पेपर वर्क इन अकाउंटिंग, राइट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसमें ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से जो भी आपका फॉर्म्स है या रिकॉर्ड्स हैं, ये सब क्या होता है, ये सब कम नंबर में होता है, जिनको मैनेज करना बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, कॉस्ट आर अवेलेबल विथ promptitude for various purposes like fixation of selling price। सी, जब भी आप कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ना, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा ही अवेलेबल होता है, जिसको आप बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, लेट्स से, तो आप तुरंत ही स्टैंडर्ड कॉस्ट की हेल्प लेके उसको तुरंत आप सेट कर सकते हैं। और क्या है, प्राइसिंग ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं एक प्रोडक्ट को, तो वो लोग एक सर्टन प्राइस लगाते हैं उसका। उसमें हम लोगों ने देखा था एक स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला भी पॉइंट था, एक मेथड था, जिसमें वो लोग जितना भी आपका वेरिएंस आ रहा है उसके हिसाब से अपना कॉस्ट सेट करते थे, ट्रांसफ़र प्राइसिंग सेट करते थे। तो यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है। सिक्स्थ पॉइंट में बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन एक्सरसाइज इन प्लानिंग। इट कैन बी वेरी इजीली फिटेड इनटू एंड यूज्ड फॉर बजटरी प्लानिंग। सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना, ये आपको बजटरी प्लानिंग में या फिर कोई बजट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्लानिंग एनीथिंग। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो आप इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं और वो इजीली उन सब में फिट हो जाता है। ये तो गया एडवांटेजेस, बाकी जो भी पॉइंट्स हैं आई थिंक आप लोग इसको खुद पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लिमिटेशन में क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस। सी, स्टैंडर्ड कॉस्ट अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन जैसे हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वो प्रोसेस बहुत ही लेंथी रहता है। उसमें आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखता है। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, मतलब प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, समटाइम्स इवन इन शॉर्ट पीरियड द स्टैंडर्ड्स बिकम रिजिड। सी, अगर आप लोगों ने लेट्स से अभी पैंडमिक चल रहा है, अभी शटडाउन हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, जिससे कि बिज़नेस का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, लेकिन अगर आप इस केस में भी अपने स्टैंडर्ड्स को लेके रिजिड रहेंगे कि नहीं अभी लॉकडाउन है, फिर भी मेरा स्टैंडर्ड अगर बोल रहा है कि हमें 10,000 यूनिट सेल करना ही है, और आप अगर उसको लेके रिजिड हो जाएंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। और क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब इनअक्यूरेट हैं, अनरिलायबल है या फिर आउटडेटेड हो गया है, तो वो बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करके आपका ज़्यादा हार्म करने लगता है। ऑब्वियसली कोई भी, जैसे कोई मेडिसिन है उसका अगर एक्सपायरी डेट आ गया है या फिर वो अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनी से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, तो जैसे वो आपका हार्म करता है, सिमिलरली अगर आपका स्टैंडर्ड आउटडेटेड हो गया है या फिर एक्यूरेसी नहीं है उसमें या फिर वो अनरिलायबल है, तो वो आपको आपकी हेल्प करने की जगह आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड्स का ना कभी कभी एक एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे कि लेट्स से आप लोगों का एक होलसेल गारमेंट का बिजनेस है और आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मेरे को इस साल अप्रैल से लेके मई के बीच में मेरे को 10 लाख का तो सेल कराना ही है, और साथ साथ क्या हुआ, आपका लॉकडाउन हो गया, आप लोग ज़्यादा ये सब खरीद नहीं रहे हैं, तो उस केस में अगर आप उस पर्टिकुलर हाई लेवल तक, उस टारगेट तक जो आपने सेट कर रखा है वहाँ तक अगर आप नहीं पहुँच पाए, तो उससे आपको क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर आप रेजिस्टेंस बिल्डअप करने लगते हैं। सो दीज आर द एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसीलिए हमें हमेशा एक बैलेंस रखना चाहिए हर चीज़ को यूज़ करने के लिए। आपको उसके एडवांटेजेस को भी ध्यान में रखना है, उसके लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है और हर चीज़ को विद इन अ बैलेंस, विद इन अ लिमिट करना है।
आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।